Hello everyone, I'm Achal and in this today's video we are going to start our second semester syllabus of first year BA English Honours. So इससे पहले you people are done and dusted with your first semester, have given the exam and you all are here with a very fresh and new mind. Before starting the syllabus of second semester, I want to tell you that I have uploaded this video which is syllabus video of your second semester, and there I have discussed a lot. It means that कि क्या अप्रोच होना चाहिए आपको इस कोर्स के टुवर्ड्स, और क्या क्या आपके सेकेंड सेमेस्टर में कौन सी नॉवेल, कौन सी ट्रेजेडी, कौन सा प्ले एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हैं मैंने वहाँ डिस्कस किया है. एंड इवन आई हैव आस्क्ड फॉर रिस्पॉन्स. तो बहुत बच्चों ने ये रिस्पॉन्स किया कि हमें फैब से अपना ये सेकेंड सेमेस्टर शुरू कर देना चाहिए. दैट इज़ वाई आई एम हेयर विथ यू ऑल. और आपका जो इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो मई जून से DU के कैलेंडर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. तो मतलब अभी तो टाइम है हमारे पास. तो अभी हम फैब से क्या करते हैं, बिल्कुल अपना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं चीज़ों को. उसके बाद विल डू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एवरीथिंग, आंसर राइटिंग का अप्रोच. प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वांट दीज थिंग्स और आपका सजेशन क्या है. ऑल्सो मैंने एक और चीज़ उस वीडियो में पूछी थी कि इवन जितने भी SOL वाले स्टूडेंट्स हैं, आप भी प्लीज़ मुझे बताओ कि आपके पेपर्स क्या हैं. लेट मी नो योर सब्जेक्ट्स लाइक SEC, VAC एंड G, what पेपर यू हैव सेलेक्टेड, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोज़. आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो ताकि वी कैन मेक दिस होल थिंग इंटरैक्टिव एंड ईजी फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल. सो या, दैट was it for all the introduction thing. Now let's come to our syllabus. और हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, केवल अच्छे मार्क्स के लिए नहीं, बल्कि ये कोर्स हम कर रहे हैं तो एक अच्छी नॉलेज लेने के लिए भी, कि हम ग्रेजुएशन से निकले तो हमें पता चले कि हाँ, इस कोर्स का कुछ तो फ़ायदा है, हमने कुछ तो सीखा. तो देखो भाई, आप लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पूरे 3 DAC कंप्लीट करके आप आ गए हो, और इस सेमेस्टर में आपको चौथा DAC पढ़ना है जिसका नाम है, और इसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन सिलेबस में समझा दिया था कि क्या है. तो 14 to 17 सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री, यानी हमें इस टाइम पीरियड के पोएट्री को पढ़नी है. इस पेपर में आपको पोएम्स ही दिखेंगे, क्योंकि आपको पोएट्री इस पेपर का नाम ही है. और कब से कब तक की, 14 से 17 तक की. तो जो हमारा पहला यूनिट है इस पेपर में, दैट इज़ कैंटरबरी टेल्स. और कैंटरबरी टेल्स भी एक पोएम ही है जिसे लिखा है हमारे किसने, चौसर ने. तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि हमें पहले जो भी किताब पढ़नी है उसके राइटर को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे उनके बारे में. अगर हम समझेंगे तो उनकी पर्सपेक्टिव समझ पाएंगे कि उन्होंने ये पोएम क्यों, कैसे और क्यों ही लिखी. तो देखो, चौसर के इंट्रोडक्शन को देखें तो हम, इनका जो पूरा नाम है वो है जियोफ्रे चौसर, एंड ही इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट ग्रेट पोएट इन इंग्लिश. इन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं. ऑल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि दिस इंट्रोडक्शन आई हैव केप्ट इन नोट सो दैट इवन यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर्स वाइल यू विल राइट इंट्रोडक्शन. तो थोड़ी बहुत आप राइटर के बारे में जब बताओगे तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो. इनकी जो फेमस काम है दैट इज़ द कैंटरबरी टेल्स, जो हमें पढ़नी है ऑब्वियसली. और इन्होंने जो है अपने इस किताब में मिडिल इंग्लिश का यूज़ करा है, और ऑल्सो उसमें बहुत लैटिन्स और बहुत फ्रेंच वर्ड्स का यूज़ करा है. इनके लैंग्वेज के बारे में अगर बात करें तो अगर आप पोएम पढ़ोगे, आपके पास किताब नहीं है तो आप सीनियर से ले लो सेकेंड हैंड किताब, या आपको इंटरनेट पे इसकी PDF भी मिल जाएगी. तो जब भी आप पोएम्स को एक बार देखोगे ना तो आपको लगेगा, अरे ये कैसे वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल अजीबो गरीब है. ऐसी थिंकिंग्स आपके माइंड में आएंगी. मतलब इन्होंने जिस टाइम पर लिखा था उस टाइम पर वैसे ही वर्ड्स प्रिवलेंट थी, और आज के डेट में वो वर्ड्स प्रिवलेंट नहीं है. जैसे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि उन्होंने अपने पोएम्स में इस वर्ड का यूज़ करा है जिसका आज का मतलब वेरी होता है मॉडर्न इंग्लिश में. और जो पोएम्स में इन्होंने स्पेलिंग्स यूज़ करी है वो भी काफ़ी अलग हैं, और हमें स्टार्टिंग में जब हम पोएम पढ़ेंगे तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगी. लेकिन उनके टाइम पे ये सारी चीज़ें प्रिवलेंट थी तो उनके लिए सही है, हम उसे गलत नहीं कह सकते हैं. इसके बावजूद भी, हालांकि बहुत सी डिफ़िकल्टी है वर्ड्स में, वो कैब में, लेकिन चौसर की जो पोएट्री है वो काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इंटरटेनिंग है जब हम पढ़ेंगे. तो आ जाते हैं अपने कैंटरबरी टेल्स पे कि क्या है ये एक्चुअली. तो
कैंटरबरी टेल एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, और यहाँ पे मुझे आपको एक और चीज़ बताने दो क्योंकि आप सभी लोग बड़े कंफ्यूज हो गए होंगे। तो आपके पूरे ये जो बीए इंग्लिश ऑनर्स का है सिलेबस में आपको 2 किताबें पढ़नी है। एक तो पढ़नी है जनरल प्रोलॉग, आपकी एक ये किताब होगी, और दूसरी होगी पार्डनर्स टेल। तो देखो जनरल प्रोलॉग क्या है, जनरल प्रोलॉग जो किताब है ये एक इंट्रोडक्शन किताब है। ऐसा समझो कि जो पोएम है ना उसके लिए एक इंट्रोडक्शन काइंड है, और इसमें बहुत से कैरेक्टर को चौसर ने बताया है, बहुत से पिलग्रिम्स के नाम को बताए हैं। उन्हीं में से एक है हमारे पार्डनर, और उनकी कहानी जो है आपके सिलेबस में दूसरी किताब है, यानी यही 2 किताब आपको इस यूनिट में आपको लेनी होगी। और अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो ये इंटरनेट से आप ये बुक की पीडीएफ देख सकते हो। तो जो जनरल प्रोलॉग है जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे, जो पहली किताब है, उसमें चौसर ने क्या किया है, करीब 29 पिलग्रिम्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी है, जो सभी कहाँ पे मिले हैं, एक इन में जो कि साउथ वॉक में है, ठीक है। और ये सारे जो लोग हैं दे आर ऑन अ पिलग्रिमेज, यानी ये लोग एक पिलग्रिमेज पे निकले हैं। किसके पिलग्रिमेज पे? कैंटरबरी। आगे हम देखेंगे कि ये कैंटरबरी कौन है। और टोटल 29 पिलग्रिमेज हैं, लेकिन चौसर जो है यहाँ पे एक पोएट भी हैं, और ऑल्सो खुद को भी वो एक पिलग्रिम ही बताते हैं, और ये उन 29 पिलग्रिम के साथ खुद को भी जोड़ते हैं, और इससे कंप्लीट होता है टोटल 38 पिलग्रिम्स। अब थोड़े पिलग्रिम्स के बारे में देख लेते हैं कि चौसर ने एक्चुअली में क्या डिस्कस किया है इनके बारे में, और ये कौन से लोग हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी के, यानी जो 14 अभी के सोसाइटी के नहीं, उस टाइम के इंग्लैंड की सोसाइटी में 14 to 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड पे जितने भी ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी से जो लोग थे उनके बारे में कहीं ना कहीं चौसर ने डिस्क्राइब किया है। चौसर सारे ही पिलग्रिम्स के अपीयरेंस, उनके प्रोफेशन, उनकी पर्सनालिटी को बताते हैं, और इस सब के थ्रू जो चौसर हैं वो कहीं ना कहीं 14 सेंचुरी सोसाइटी का एक आइडिया दे रहे हैं हमें कि इंग्लैंड में 14 सेंचुरी सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। तो हम थोड़े चौसर को डीपली समझते हैं, इनकी अर्ली लाइफ, इनकी बर्थ एंड फैमिली को समझते हैं। तो ही वॉज बॉर्न अराउंड 1340 इन लंदन, और इनकी फैमिली जो थी वो मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती थी। इनका जो नाम है चौसर वो एक फ्रेंच वर्ड से आता है। कौन सा फ्रेंच वर्ड? चौसियर। चौसियर का मतलब होता है हाउस मेकर। इनके पिता और इनके जो दादाजी थे वो लोग राजाओं के यहाँ काम करते थे, लाइक कलेक्टिंग कस्टम्स वर्क। इनकी एजुकेशन की बात में करे तो कोई रिकॉर्ड तो एग्जिस्ट नहीं करता है इनके अर्ली एजुकेशन का, लेकिन इन्होंने ऐसी स्किल्स सीखी थी जिसने कहीं ना कहीं इन्हें हेल्प करी फॉर हिज फ्यूचर करियर विच वाज एज अ पोएट और एज अ कॉटियर। अब देखो जो पेज है ना, पेज वो जो पोजीशन यंग सर्वेंट कह सकते हैं, जो पहले राजाओं के कुछ प्रोफेशनल्स काम में यंग बच्चों को अपॉइंट किया जाता था, तो कहीं ना कहीं जो चौसर है उनको ये पोजीशन मिली थी, और उस पोजीशन की वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ये सीखे। जैसे he has worked as that page and there he learned court manners। वहाँ पे इन्होंने court manners, etiquette और नॉवल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। और दैट वाज अ टाइम पीरियड जब चौसर को म्यूज़िक, स्टोरीज़ और लिटरेचर में इंटरेस्ट आया। एंड ऑलवेज आई टोल्ड यू दैट लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग, और ऑब्जर्विंग ह्यूमन बिहेवियर भी कहीं ना कहीं चौसर को उस प्रोफेशन से ही आया। इनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो ही हैज़ गिवन सर्विस टू किंग्स लाइक एडवर्ड III, रिचर्ड II एंड हेनरी IV। और लेटर लाइफ और इनकी लिटरेरी अचीवमेंट में कुछ मेजर वर्क्स इन्होंने 1380s में करे, जैसे ये जैसे लीजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड ट्रॉयलस ऑफ क्रिसेडी। और इन्होंने जो कैंटरबरी टेल्स हमें पढ़नी है इसको लिखना करीब 1387 से शुरू कर दिया था। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें चौसर को पढ़ना ही क्यों है? इसलिए पढ़ना है क्योंकि चौसर के पोएम्स में वी विल सी दैट ही हैज़ यूज्ड वेरी ओल्ड एंड वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, और उसकी वजह से हमें तो मुश्किलात आएंगी। उनके स्पेलिंग्स और उनके वोकैब को देख के लगता है कि क्या ही इन्होंने यूज़ करा है। हीज़ पोएट्री रिक्वायर्स एफर्ट, और हम ग्लॉसरी, आपकी किताब में बहुत सी ग्लॉसरीज और फुटनोट्स दिए गए हैं जिसे देख के हम उन वर्ड्स का मतलब समझ सकते हैं। लेकिन इतने मुश्किलात के बाद भी इनकी पोएट्री को पढ़ना वर्थ इट क्यों है? ये वर्थ इट इसलिए है क्योंकि जब हम इनकी पोएट्री को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इवॉल्व हुआ। यानी हमें ये पता चलेगा कि पहले जो हम आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी अलग हैं, वो धीरे धीरे कैसे डेवलप हुई हैं। पहले
पहले कुछ और यूज़ किया जाता था, अब कुछ और यूज़ किया जाता है। चॉसर फ्रेंच, लैटिन, इटालियन वर्ड्स को यूज़ करते हैं अपने पोएम्स में ताकि इंग्लिश उससे और खूबसूरत बन जाती है। वो ही रॉट इन इंग्लिश व्हेन, और देखो ये एक और बात है इनके बारे में कि ये तब इन्होंने इंग्लिश लिखना शुरू करा जब इंग्लिश ने अपनी प्रेस्टीज खो दी थी। फ्रेंच ऊपर था, लैटिन ऊपर था, बट एट दैट टाइम चॉसर हैज़ स्टार्टेड राइटिंग इंग्लिश। अगर हम इंजॉइंग चॉसर, देखो चॉसर की पोइट्री को हमें कहीं ना कहीं इंजॉय करना है। इनकी जो वर्क है कैंटरबरी टेल, ये बड़ी डिलाइटफुल बन जाएगी जब हम उनकी लैंग्वेज को समझ लेंगे। और जो जनरल प्रोलॉग है हमारा जो हमें पढ़ना है, इट्स अ फुल ऑफ ह्यूमर, वैरायटी एंड क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड। और चॉसर की जो डीप इंसाइट है, ऑब्जर्विंग क्वालिटी है ह्यूमन नेचर को दिखाने की, दैट इज समथिंग विच इज़ रिफ्लेक्टिंग यूनिवर्सल थीम। चॉसर कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश, अब इनकी कंट्रीब्यूशन को देखें तो इनका पहला कंट्रीब्यूशन लैंग्वेज को लेकर है। एंड इनकी वर्क में जो भी काम इन्होंने किया है उनमें हम अगर थीम्स को देखें तो दैट इंक्लूड सटायर एंड मॉडर्न रेलेवेंस। चॉसर सटायर यानी सटायर को हम हिंदी में व्यंग कहते हैं, टॉन्ट कहते हैं। तो किस तरह से चॉसर ने अपने राइटिंग में लोगों को डिस्क्राइब किया है, उसके थ्रू उस टाइम पीरियड को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि किस तरह के लोग रहते थे, क्या उनकी अप्रोच होता था, क्या उनका बिहेवियर होता था एंड एवरीथिंग। और वो चीज़ें आज भी रेलिवेंट इसलिए हैं क्योंकि चॉसर ने इन सारी चीज़ों का डिस्कशन करा है अपने पोइट्री में, जैसे करप्शन, ग्रीड एंड मेटेरियलिज्म एंड चेंजिंग रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वुमेन, जो कि आज भी काफ़ी प्रिवलेंट है। ये सारी चीज़ें आज भी होती हैं। हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस तरह से करप्शन करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने कैंटरबरी टेल्स के बैकग्राउंड पे कि जो हमें कैंटरबरी टेल्स पढ़ना है, व्हाट इट इज़ लाइक, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी। तो जैसा कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है जिसे चॉसर ने लिखा है। और द आइडिया फॉर द वर्क में हैव कम अर्लियर बट वॉज फॉर्मली डेवलप अराउंड द ईयर 1386। तो आपको ये जानना जरूरी है कि कैंटरबरी टेल्स का आइडिया चॉसर को पहले ही आ गया था, बट इसे डेवलप करा गया अराउंड 1386। एंड इन्होंने जनरल प्रोलॉग एज अ इंट्रोडक्शन लिखा, ये सब हम समझ चुके हैं। एंड इनकी कुछ स्टोरीज़ 1394 तक कंप्लीट हो गई थी, बट ऐसा माना जाता है कि कुछ अभी भी ऐसी काम है जो इन्होंने सोचा तो था कि करेंगे बट ये अनफिनिश्ड रह गई। और बिफोर दिस चॉसर ने लेजेंड ऑफ गुड वुमेन लिखा था, वेयर ही लिंक, जहाँ पे मल्टीपल स्टोरीज़ को लिंक करने का यूज़ करा था टेक्निक। आगे हम पढ़ेंगे भी कि इस टेक्निक को एक्चुअली में कहते क्या हैं। इन्होंने यूज़ करा है आइडिया ऑफ पिलग्रिमेज एज अ फ्रेमवर्क टू लिंक द डिफरेंट स्टोरीज टुगेदर। अब देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में भी आ सकता है, विच इज़ फ्रेमवर्क नैरेटिव क्या होता है। ठीक है, आपके प्रोफेसर्स भी ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि फ्रेमवर्क नैरेटिव एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो चॉसर ने अपने इस पूरे जनरल प्रोलॉग में यूज़ किया है। तो देखो समझते हैं हम फ्रेमवर्क डिवाइस क्या होता है। इसके लिए एक डायग्राम से आप समझो कि जो चॉसर हैं कैंटरबरी टेल्स में, इन्होंने एक फ्रेम स्टोरी स्ट्रक्चर किया है। उसका मतलब होता है फ्रेमवर्क डिवाइस है क्या, इसका मतलब कि एक बड़ी स्टोरी, मेन स्टोरी होगी और इसके अंदर ही बहुत सारी मल्टीपल स्टोरीज आपको मिलेंगी। लाइक यू कैन लिंक दिस डायग्राम टू योर फ्रेमवर्क डिवाइस कि एक मेन स्टोरी है और उसके अंदर ही बहुत सारी स्टोरीज लिंक है। तो ये डिवाइस का यूज़ करा है चॉसर ने अपने कैंटरबरी टेल में। और जो कॉन्सेप्ट है फ्रेम स्टोरीज का, ऐसा नहीं समझो कि ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे चॉसर ने ही डेवलप किया है, ऐसा नहीं है। इन सारी वर्क्स में, जैसे पंचतंत्र इंडिया का एक वर्क है, इसमें भी देखा गया है, इसमें भी देखा गया है। और डेकामेरॉन ऑफ गेवोनिया बोकाशियो इटली, इसमें भी देखा गया है। और ये भी एक वर्क है जिसमें देखा गया है। लेकिन यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ तो देखी गई है, बट ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि चॉसर ने इन सारी वर्क से ही बोरो कर लिया अपने इस फ्रेमवर्क नैरेटिव को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा हो सकता है जो आइडिया है ये आया हो बाय ऑब्जर्विंग एक्चुअल पिलग्रिम ट्रैवलिंग्स टू कैंटरबरी और कॉमन साइट इन इंग्लैंड एट दैट टाइम। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई चॉसर का ये आइडिया ही नहीं था फ्रेमवर्क नैरेटिव का, यानी स्टोरीज़ के अंदर स्टोरीज़ का। बिल्कुल ऐसा उनको ऐसा समझ के बिल्कुल कॉमन साइट हो इन इंग्लैंड एट दैट टाइम, दिस इज़ अ थिंग। पिलग्रिम्स ऑफन ट्रैवल इन ग्रुप
entertained themselves with a storytelling and played music like bagpipes। तो ये बताया जा रहा है कि उस टाइम पे क्या था इंग्लैंड में, जब लोग जाते थे अपने ऐसे दर्शन करने, तो साथ में एक दूसरे को एंटरटेन करते थे कहानियाँ सुनाकर, म्यूज़िक्स बजाकर। और हो सकता है कि चौसर का ना कोई ऐसा इंटेंशन ना हो इस फ्रेमवर्क नैरेटिव का, वो इंस्पायर हो गए हो इन्हीं सारी सीन्स को देख कर, और तभी इनके दिमाग में आया हो कि मैं भी एक ऐसा फिक्शनल ग्रुप ऑफ पिलग्रिम क्रिएट करूँगा जिसमें वो लोग अपनी कहानियाँ सुना रहे होंगे। तो ऐसा आप नहीं समझना कि चौसर जो है बिल्कुल रियल में ये सारे कैरेक्टर्स बता रहे हैं और ये लोग इनमें मिले थे, ऐसा नहीं है। चौसर ने हालांकि वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी होगी, बट ये एक इनका फिक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल अपने दिमागों से ही इन्होंने बनाया है। तो क्वेश्चन अब ये है कि जो फ्रेमवर्क नैरेटिव मैंने आपको बताया कि स्टोरीज के अंदर स्टोरी, यानी एक मेन नैरेटिव होगा और उसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज लिंक्ड होंगी, तो ये पिलग्रिमेज है वो कैसे फ्रेमवर्क नैरेटिव है। तो देखो अब आता है यहाँ पे मेन चीज़ कि लोग जा रहे हैं कैंटरबरी। तो पिलग्रिमेज इज टू द श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट। ये लोग कहाँ, मतलब एक श्राइन है किनकी, थॉमस बैकेट की, वहाँ पे ये लोग जा रहे हैं। थॉमस बैकेट जो कि एक सेंट हुआ करते थे और इनका मर्डर्ड हो गया 1170 में एंड कैनोनाइज्ड 3 years लेटर। और बाई चौसर टाइम द श्राइन इन कैंटरबरी, ये जो जगह था इट वॉज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन, यानी लोग यहाँ पिलग्रिमेज के लिए जाया करते थे, मतलब हर जगह से लोग, हर एक बैकग्राउंड के लोग यहाँ आया करते थे। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो पिलग्रिमेज है ये फ्रेमवर्क नैरेटिव में कैसे सूट हो रहा है कि पहले यहाँ लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और दर्शन में बहुत सारी आप लिंक्ड है स्टोरी, यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिम्स मिल गए और वो अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। तो यानी एक मेन नैरेटिव है इनका ट्रैवलिंग और उसके अंदर बहुत सारी नैरेटिव है। तो इससे पता चल रहा है ना कि किस तरह से जो चौसर ने है ये फ्रेमवर्क नैरेटिव टेक्निक का यूज़ करा है और चौसर डिस्प्ले कर रहे हैं डिफरेंट सोशल क्लासेस को। अब जो स्टार्टिंग लाइन होगी पोएम में आप देखोगे कि जो चौसर है वो अप्रैल के मंथ से शुरू कर रहे हैं। क्यों शुरू कर रहे हैं? बिकॉज दैट सिंबलाइज रिन्यूअल एंड स्टार्ट ऑफ द जर्नी, दैट्स वाई ही इज यूजिंग अ पोएम, स्टार्टिंग अ पोएम विद अप्रैल मंथ। द नैरेटिव जो है इसको लिखा गया है फर्स्ट पर्सन में, दैट इज क्रिएटिंग अ इम्प्रेशन दैट चौसर हिमसेल्फ मे हैव पार्टिसिपेटेड इन सच अ पिलग्रिमेज, यानी खुद को भी चौसर बता रहे हैं कि मैं भी 30वां पिलग्रिम हूँ। इसका मतलब ये दिखाया जा रहा है कि हो सकता है चौसर अपने रियल लाइफ में भी उन्होंने ऐसा कोई पिलग्रिमेज वाला चीज़ करा होगा, तभी उनको ये आइडिया आया दिमाग में। अब देखो चौसर का ये प्लान था कि यहाँ से जो लोग जाएंगे और यहाँ से जो लोग आएंगे, यानी हम सब साथ जा रहे हैं साथ आ रहे हैं, तो जाते वक्त हर एक पिलग्रिम को 2 कहानियाँ सुनानी है और आते वक्त भी 2 कहानियाँ सुनानी है, यानी 2 tales ऑन द वे टू कैंटरबरी एंड 2 tales ऑन द रिटर्न टू जर्नी। और ऐसा अगर करेंगे तो हमारे पास टोटल 120 टेल्स हो जाएंगी, लेकिन ये काम इनकम्प्लीट रह गया। चौसर ने केवल 24 टेल्स लिखी जबकि उन्हें 120 टेल्स अकॉर्डिंग टू हिज प्लान लिखनी चाहिए थी, बट अपनी डेथ से पहले इन्होंने 24 स्टोरीज कंप्लीट करी। अब हम आ जाते हैं फाइनली कि कौन कौन से पिलग्रिम्स कैरेक्टर्स हैं जिसका डिस्कशन जो है चौसर ने करे हैं अपने जनरल प्रोलॉग में, क्योंकि जनरल प्रोलॉग इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। और हम एक एक कैरेक्टर को अच्छे से देखेंगे, उनके बारे में समझेंगे, बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन वहीं से आ सकता है। तो जो पहला कैरेक्टर है नाइट, स्क्वायर, योमैन, सो चेंजेस, ये जो कैरेक्टर हैं ये फ्यूडल सोसाइटी में चेंजेस दिखाएंगे। उसके बाद जो दूसरे कैरेक्टर हैं मॉन्ग, फ्रायर एंड प्रायरेस, ये करप्शन को हाईलाइट करेंगे चर्च में। यानी हर एक कैरेक्टर के पीछे ना चौसर का एक मकसद है कि ये बताना चाहते हैं कि उस टाइम पे कैसे लोग हुआ करते थे, उनके इंटेंशंस क्या होते थे। उसके बाद गिल्ड्समैन एक कैरेक्टर है जिसमें यानी ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे हार्बर्ट, डैशर, कारपेंटर, वीवर, ये सब इसमें आ जाते हैं। फिर शिपमैन जो कि रिफ्लेक्ट करेंगे ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड। फिजिशियन भी हैं इसमें जो कि मेडिवल मेडिसिन, और वाइफ ऑफ बैथ भी हैं, ये भी आप देखोगे, ये भी एक कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट करेंगी ट्रेड एंड विमेंस पोजीशन को 14th सेंचुरी में। क्लर्जी मेंबर्स भी हैं जिसे चौसर ने क्रिटिसाइज़ करा है उनके करप्शन को दिखाते हुए, लेकिन कुछ फिगर को चौसर ने आइडलाइज भी करा है जैसे पाशन, क्लर्क और ऑक्सफोर्ड। द प्लान ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, अब प्लान क्या था कैंटरबरी टेल्स का? तो चौसर प्लान टू डिस्क्राइब ईच पिलग्रिम्स एंड देयर टेल्स। जैसा हमने समझा कि चौसर ऐसा प्लान करते हैं कि जो जितने भी पिलग्रिम्स हैं वो अपनी कहानियाँ बताएंगे, लेकिन
अब इसमें ना ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो करना है कि आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है, पहले ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जो मन है वो आप वैसे, मेकिंग इट्स पोर्ट्रेट यूनिक एंड इंटरेस्टिंग, स्ट्रिक्ट फॉर्मेट कुछ नहीं था। और इसी की वजह से जो ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि अपनी स्टोरीज़ बताएंगे वो और एंटरटेन करेंगे लोगों को। और स्टोरीज़ बड़े ही डाइवर्स हैं, जिसमें रोमांस स्टोरीज़ भी हैं, एलिगरीज भी हैं, फैब्लिक्स भी हैं, यानी फैब्लिक्स यानी कॉमिक टेल्स। और एलिगरी आई गेस जो पार्टनर टेल आप पढ़ोगे वो इसी से रिलेटेड है। अब शुरू करते हैं हम, फाइनली अब आ जाते हैं यहाँ से अपने पोएम पे, जो कि हमारा एक नैरेटिव पोएम है और क्या होता है और एक एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्प्रिंग अराइवल पोएम बिल्कुल शुरू होती है स्प्रिंग के अराइवल से, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया इन्होंने अप्रैल से शुरू करा है बिकॉज दैट सिम्बोलाइज रिन्यूअल, मतलब एक नए से शुरुआत। तो अप्रैल सॉवर ब्रिंग न्यू लाइफ एंड, तो इन्होंने पोएम में शुरुआत करी है ये बोल के कि जो अप्रैल का शॉवर है यानी हल्की हल्की जो बारिश शुरू होती है अप्रैल में, कहीं ना कहीं वो नई नई लाइफ लाती है, नेचर को इंस्पायर करती है। और उस टाइम पे जो लोग हैं वो किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाना चाहते हैं पिलग्रिमेज के थ्रू। तो जो पहली 18 लाइंस हैं ये चौसर के स्किल को बताती हैं कि किस तरह से इन्होंने नेचर के रीबर्थ को ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट किया। यानी हल्की बारिश अप्रैल में हुई और लोगों का मन किया पिलग्रिमेज जाने का। यहाँ का टोन जॉयफुल और सेलिब्रेटरी भी है। तो ये आपके 1 से 18 ये लाइन्स होंगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द पोएम। हम बिल्कुल देखेंगे समरी एंड देयर एनालिसिस और देयर क्रिटिकल कमेंट। तो देखो पूरे लाइन 1 से लेके 18 में चौसर जो है वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, वो बोलते हैं कि अप्रैल में हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है और ड्राई लैंड होता है मार्च के ड्रॉट के बाद, यानी अप्रैल से पहले मार्च का मंथ होता है और कड़क धूप होती है और धूप में जो धरती सूख जाती है। तो अप्रैल के बारिश से वो थोड़ी अच्छी, उसे अच्छा महसूस होता है और दैट ब्रिंग लाइफ टू प्लांट। जो वेस्ट विंड होती है वो हल्की हल्की बहती है, ट्रीज़ को अलाइव महसूस कराती है। सन जो है हैज़ ट्रैवल्ड हाफ वे थ्रू एरेज इन द जॉडियक, बर्ड सिंग जॉयफुली बिकॉज नेचर इनकरेज देम। पंछियाँ भी बिल्कुल गा रही हैं इस वक्त पे लोगों को। ऐसा ये बिल्कुल शुरुआत ऐसे करते हैं ना मौसम को दिखा के कि मौसम इतना सुहाना है कि लोगों का मन कर रहा है कि वो किसी पिलग्रिमेज पे जाएं। पिलग्रिम ट्रैवल वो लोग होते हैं पिलग्रिम जो होली प्लेसेस पे जाते हैं, स्पेशली टू कैंटरबरी। हमने देखा कैंटरबरी थॉमस बैकेट का जो श्राइन है उस टाइम पे, चौसर के टाइम पे ये काफ़ी पॉपुलर था तो इसे ही वो यूज़ करते हैं। तो वो जाते हैं कहाँ, सेंट थॉमस बैकेट के श्राइन पे, जिन्होंने मदद करी थी जब ये लोग सिख थे, दे वर सिख। तो ही इज़ लाइक जब जैसे हमारे लिए हम हिंदू धर्म में कोई भगवान होते हैं वहाँ पे हम दर्शन करने जाते हैं, तो इनके लिए ये है और यहाँ पे लोग जाते हैं। इस पूरे ही सेंटेंस का जो पोएम 1 से लेके 18 तक लाइन तक था, इसका क्रिटिकल कमेंट भी हम देख सकते हैं। अब देखो मैंने ना क्रिटिकल कमेंट भी मैं लेके आई हूँ कि आपको समरी भी पता चलेगा प्लस क्रिटिकल कमेंट। इट मीन्स दैट कि व्हाट एक्चुअली चौसर वांट टू कन्वे टू अस, हिडन मीनिंग्स क्या क्या है इन सब चीज़ों के पीछे। तो चौसर सेट्स द सीन इन अप्रैल में, ये सेट करते हैं जब बिल्कुल नेचर शुरुआत होती है विंटर के बाद। And he uses a cause and effect when nature is revived and people also feel a need of spiritual renewal। यानी cause भी बताते हैं और effect भी बताते हैं। नेचर के इमेजरी को यूज़ करा है, राइमिंग कॉपलेट स्टाइल है पोएम की। ये है क्रिटिकल असेसमेंट इस पूरे लाइन का। और सन को यहाँ इन्होंने यंग बोला है बिकॉज इट जस्ट अभी बिल्कुल शुरुआत हुआ है सन। और नेचर इज़ लाइक अ रिन्यूअल, और नेचर के रिन्यूअल को ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करा गया है। थॉमस बैकेट का हमने देख लिया कि कैसे वो एक पिलग्रिमेज साइट है एंड होल पेसेस इज़ लाइक वन लॉन्ग सेंटेंस लिंक कर रहा है नेचर के रीबर्थ को ह्यूमन के डिज़ायर थे से। अब देखो मैं कुछ ग्लॉसरी भी मैंने वर्ड यूज़ कर दिया यहाँ पे कि अपने रियल पोएम में चौसर ने इन सारे वर्ड्स का यूज़ किया है जिसका रियल मीनिंग ये है, तो आप देख सकते हो वो भी। अगले लाइन पे आ जाते हैं 19 से 34 में। यहाँ पे नैरेटर बताते हैं कि एक रात को वो टैबर्ड इन साउथ वर्क, यानी एक जगह है इन मतलब रेस्टोरेंट टाइप जगह जहाँ रह भी सकते हो आप, तो वहाँ पे ये रुके थे अपनी, मतलब ये भी निकले थे कैंटरबरी पिलग्रिमेज के लिए ही। और वहाँ पे क्या होता है उसी रात 29 दूसरे पिलग्रिम्स भी आ जाते हैं
जो कि बड़े ही अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन सभी एक जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं। बाय चांस ये लोग मिल जाते हैं और यहाँ ये सभी लोग प्लान करते हैं कि क्या करेंगे, ये लोग साथ में ट्रैवल करेंगे। और जो इन था वो काफ़ी जगह वाला जगह था, मतलब बहुत स्पेस थी वहाँ पे, एनफ रूम्स थे, स्टेबल्स थे हर किसी के लिए। तो सनसेट के बाद जो नैरेटर है यानी जो हमारे चौसर है वो सबसे बात करते हैं और बिल्कुल आसानी से उस ग्रुप का एक पार्ट बन जाते हैं और सभी अग्री करते हैं कि अगली सुबह हम सब साथ में उठ के और हम जाएंगे अपने इस जर्नी पे। तो इस पूरे पैसेज का क्रिटिकल असेसमेंट फिर से आप देख लो कि क्या है कि नैरेटर का हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि स्टोरी टेलर कौन है और किस तरह से वो पिलग्रिमेज का, मतलब क्या उनकी ये क्वालिटी है कि किस तरह से वो पिलग्रिमेज का पार्ट बन जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव भी हमने देखा कि नैरेटर ही पूरी टाइम, जो नैरेटर स्पीक्स हिज ओन एक्सपीरियंस मेकिंग द स्टोरी फील पर्सनल। तो चौसर पर्सोना हम देखेंगे कि नैरेटर काफ़ी फ्रेंडली दिख रहे हैं हमें, इनोसेंट भी दिख रहे हैं, तभी तो वो उन लोगों से भी इतने जल्दी घुल मिल गए। इनके सोशिएबल नेचर को भी हमने देखा, एक पिलग्रिमेज सेटिंग भी हो गई हमारी कि किस तरह से लोग मिले और फिर हम बिल्कुल अच्छे से कहानी को अब समझ पाएंगे, पोएम के थ्रू जो स्टोरी है उसे हम समझ पाएंगे। और चौसर की स्टाइल को हमने देखा कि किस तरह से इन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है ताकि स्टोरी जो है हमें बिलीवेबल लगे, रिलेटेबल लगे कि हाँ सच में ऐसा हुआ था, क्योंकि ये इन में रुके और फिर वहाँ आए, बिल्कुल छोड़ा नहीं इन्होंने कि कैसे ये पिलग्रिम वो उन सारे लोगों से मिल गए। अगेन मैंने इसके भी सारे ग्लॉसरी दे रखी है कि जब आप किताब पोएम पढ़ोगे तो इन सब का हेल्प ले सकते हो आप। अगले लाइंस में क्या होता है, नरेटर जो है ये बोलना बिल्कुल ही कंटिन्यूज स्पीकिंग एंड ही सेज दैट आगे बढ़ने से पहले, आगे स्टोरी बढ़ने से पहले वो पिलग्रिम्स को पहले हमें डिस्क्राइब करेंगे, मतलब कहानी सुनने से पहले ये सारी पिलग्रिम्स, सारे जितने भी पिलग्रिम्स आए हैं हमें बताएंगे, जो हम ऑडियंस हैं जो हम सुन रहे हैं हमें बताएंगे कि ये पिलग्रिम्स कौन है, इनकी सोशल रैंक क्या है और इन्होंने कौन से कपड़े पहने हैं। और ये कहते हैं कि मैं जो हूँ ना सबसे पहले नाइट से शुरू करूँगा। तो इस पूरे जो ये लाइन थी इसका क्रिटिकल असेसमेंट यही है। ये सब आपको मैंने पढ़ने के लिए दिया है बिकॉज दीज आर द थिंग यू कैन यूज इन योर एग्जाम। ठीक है, हम मैं समरी आपको बता दूंगी बट क्रिटिकल असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर। तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि क्या प्लान है, डिटेल्ड कवर एंड ऑल, तो ये सब आप पढ़ लेना। यहाँ पे एक और चीज़ देख लो नैरेटर और पोएट के बीच में, क्योंकि चौसर एज अ रोल प्ले कर रहे हैं, नैरेटर भी एज अ पोएट भी। तो नैरेटर कब प्ले कर रहे हैं, जब वो पिलग्रिम है, फ्रेंडली हैं एंड ऑब्जर्वेंट हैं, जजमेंटल नहीं हैं। और पोएट तब कर रहे हैं, एज अ पोएट रोल तब प्ले कर रहे हैं जब ही इज़ यूजिंग लाइक केयरफुली चूजेज द वर्ड्स एंड एड अ हिडन मीनिंग। जब मैं आपको क्रिटिकली असेसमेंट दे रही हूँ ना तब चौसर जो सटायर कर रहे हैं लोगों पे, वहाँ पे आयरनी यूज़ कर रहे हैं, एट दैट टाइम ही इज़ बिहेविंग लाइक अ पोएट। नैरेटर बिलीव्स वॉट एवर द पिलग्रिम सेज, बट मतलब नैरेटर जो है, मतलब डिफरेंस यही है कि जो चौसर एज अ नैरेटर विश्वास कर लेते हैं जो भी पिलग्रिम्स अपने बारे में बताते हैं, लेकिन एज अ पोएट ही इज़ एडिंग सटल्स हिंट एंड टू रीडर, हमें बताते हैं, हम जो रीडर्स हैं हमें बताते हैं कि इसका मतलब, इसका असल मतलब क्या। तो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर इज़ द नाइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द नाइट, जो पहले पिलग्रिम हैं और इनके बारे में चौसर डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम इन्हें पहले देखते हैं। तो चौसर जो है बोलते हैं कि जो नाइट है ये काफ़ी वर्दी मैन है, यानी विश्वासी आदमी, और स्टार्टिंग से इन्हें ट्रुथ, सिविलरी, ऑनर, फ्रीडम और कर्टिसी ये सारी चीज़ें पसंद है। देखो नाइट का कैरेक्टर स्केच है, इंट्रोडक्शन है जो चौसर बोल रहे हैं, और दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन में आ सकता है किसी भी कैरेक्टर को लेके, तो आपको ये कैरेक्टर स्केच आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए। अब देखो चौसर आगे बताते हैं कि ये जो नाइट है ना, इन्होंने बहुत वॉर्स में लड़ाई करी है और अलग अलग जगहों पे घूमे हुए हैं। इन्होंने क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन सारी लड़ाइयों में भाग ली है। ये काफ़ी ब्रेव, काफ़ी वाइज और काफ़ी हम्बल इंसान है, यानी बहादुर हैं, समझदार हैं और रूड इंसान नहीं है, हम्बल है। ये जेंटल भी है एज अ मैडन एंड हैज़ कभी भी किसी से इन्होंने रूडली बात नहीं करी। एक तरह से हम देखें तो ये काफ़ी एक परफेक्ट है हर एक तरीके में, यानी चौसर इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। इनका घोड़ा भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जो है ना इनके कपड़े, जो नाइट के कपड़े हैं वो काफ़ी सिंपल हैं और ऐसा लगता है बैटल के स्टेन, यानी मार काट से जो खून या कुछ ऐसे दाग वाग है वो लगे हुए हैं इनके कपड़ों पे, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वॉर से ही
ये इस पिलग्रिमेज पे आ गए हैं, जो ये दिखाता है इनके रिलीजियस डिवोशन को, कि कितने ये डिवोटी इंसान हैं, कि बिल्कुल अपने काम से इन्हें इतना प्यार है कि वो वाला काम करके ये यहाँ पे आ चुके हैं उन्हीं कपड़ों में। मैंने आपको यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस भी दे दिया है कि इसके थ्रू चौसर जो है हमें क्या क्या चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं। तो दिस आई हैव गिवन दैट इट कैन हेल्प यू। आप जब पीडीएफ पढ़ना तो ये अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे एक बार मैं रिपीट भी कर देती हूँ कि पहले तो नाइट को बताते हैं कि मोस्ट रिस्पेक्टेड पिलग्रिम्स हैं पूरे ग्रुप में, हाईएस्ट सोशल स्टेटस देते हैं चौसर इन्हें। इन्हें ट्रू शिवलरी भी बताते हैं। ऐसा बताते हैं चौसर कि इनके टाइम पे नाइट जो होते थे वो इतने अच्छे नहीं होते थे, बट ये लाइक अ एक्सेप्शन है। ही इज़ फॉलोइंग आइडल्स ऑफ नाइटहुड, और क्रिश्चियन वॉरियर हैं, और बहुत इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें एज अ परफेक्ट रोल मॉडल बता रहे हैं चौसर। इन्हें हम्बल भी बता रहे हैं, कोई सटायर नहीं है। चौसर यहाँ मॉक नहीं करते हैं इन्हें, बताते हैं कि ये एक आइडियल नाइट है। तो ये सारी क्रिटिकल एनालिसिस है कि इस स्केच के थ्रू चौसर क्या, मैंने जो आपको डिफरेंस बताया नैरेटर और पोएट में, तो ये पोएट का काम है, ये जो मैंने क्रिटिकल दे दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना, पूरे पीडीएफ में ये अवेलेबल है। हर एक कैरेक्टर के बाद मैंने एक क्रिटिकल असेसमेंट दे दिया है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर जो चौसर है, दूसरे पिलग्रिम की बात करते हैं, वो है द स्क्वायर। स्क्वायर कौन है? ये नाइट का बेटा है, और ये काफ़ी यंग हैं, 20 साल के हैं, एंड इनमें बहुत एनर्जी है, लाइक यंग इंसान में जितनी एनर्जी होती है। और इनके जो हेयर है वो कर्ली हेयर्स हैं, एंड एज ए स्टाइल्ड विथ कर्लर। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कर्लर्स, वो मशीन का यूज़ करा है, तभी इनके बाल इतने परफेक्टली कर्ल्ड हैं। इनकी हाइट उतनी लंबी नहीं है, मॉडरेट है, एंड ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड एजाइल। ही हैज़ बीन अ कैवलरी एक्सपेडिशन इन फ्लैंडर, आर्टोस एंड पिकार्डी। ठीक है, इनका ये रोल ये बता रहा है कि जो स्क्वायर है इनका ये रोल रहा है, और इन्होंने भी अपने पिता की तरह बैटल्स में लड़ाई करी है, एंड टू इम्प्रेस हिज लेडी लव। तो कहीं ना कहीं ऐसा, ये यंग है तो उनका वो टोन से हमें चौसर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये इम्प्रेस करना चाहते हैं लड़कियों को। इनकी जो कोट है, जो इन्होंने कोट पहना है, दैट इज़ एम्ब्रॉयडर्ड लाइक अ मीडो विथ अ वाइट एंड रेड फ्लावर्स, यानी वाइट और रेड फ्लावर्स की डिज़ाइंस बना के इनकी कोट को डिज़ाइन, मतलब वैसा ये डिज़ाइंड है इनका कोट। और ये हमेशा गाते रहते हैं और अपने फ्लूट को बजाते रहते हैं। लुक एज अ फ्रेश एज अ मंथ ऑफ मे। तो इनका कंपैरिजन चौसर ने मंथ ऑफ मे से किया है कि जो ये स्क्वायर है ये बिल्कुल फ्रेश दिखते हैं, हमेशा गाना और फ्लूट बजाते रहते हैं। शॉर्ट गाउन पहना है विथ लॉन्ग वाइड स्लीव्स, एंड हॉर्स राइडिंग भी इन्हें काफ़ी अच्छे से आती है। गाने भी अच्छे कंपोज कर लेते हैं, डांस, ड्राइंग, राइटिंग, यानी जैसा एक यंग कैरेक्टर को होना चाहिए ना हर चीज़ में एक्टिव, वैसा स्क्वायर को कैरेक्टर को जो चौसर है वो डिस्क्राइब करते हैं। ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से ये पैशनेट है अबाउट लव, दैट ही ब्योरली स्लीप्स एट नाइट लाइक अ नाइट एंगल, यानी अपने हर एक चीज़ों पे पैशन जो है इनका, गाना वगैरह, इस पर बिल्कुल पसंद है इन्हें उन पे काम करना। ये कर्टियस, हम्बल एंड ईगर टू सर्व है। जैसे जैसे इनके पिता को डिस्क्राइब करा चौसर ने, वैसे इन्हें भी कर रहे हैं कि बिल्कुल कर्टियस हैं, ये हम्बल है, और ईगर टू सर्व यानी दूसरों की हेल्प करने की वो काइंडनेस है इनके अंदर। ही काव्स मीट फॉर हिज फादर एट द टेबल शोइंग रिस्पेक्ट। ये भी दिखा रहे हैं किस तरह से अपने पापा की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए खाना तैयार कर रहे हैं। वैसे ही इनका भी क्रिटिकल एनालिसिस मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप सभी देख लेना। मैंने कैरेक्टर स्केच डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से चौसर जो है इनका हिडन ट्रुथ क्या है, लाइक व्हाट इज़ द सटारिकल थिंग व्हाट चौसर इज़ डिस्क्राइबिंग, कि स्क्वायर इज ट्रेनिंग। कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं चौसर की स्क्वायर को वो ट्रेनिंग मिल रही है कि ये भी एक नाइट की तरह बने।
वैसे ही इनके क्रिटिकल एनालिसिस में ये डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से स्क्वायर को ट्रेनिंग मिल रही है कि वो नाइट की तरह ही बने, लेकिन ये काफ़ी अलग हैं अपने पिता से। जैसे नाइट को चौसर ने डिस्क्राइब किया, उनसे काफ़ी अलग हैं। ये थोड़े नाइट सीरियस हैं, सिंपल हैं, रिलीजियस हैं, लेकिन स्क्वायर का कैरेक्टर बिल्कुल अपोजिट है, प्लेफुल है, फैशनेबल है, रोमांटिक भी है। और इनका मेन मोटिवेशन लव है। जैसे इनका फादर का मेन मोटिवेशन फाइट्स फॉर ड्यूटी है, बट इनका लव है। जैसे ये लेडी लव को इम्प्रेस करने के लिए वो सारी चीज़ें, सिंगिंग्स एंड ऑल को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी ड्रेसेस भी स्टाइलिश हैं, ये गाना एंजॉय करते हैं, पोइट्री लिखते हैं, डांस करते हैं, मतलब ऑल इन वन ये चौसर का एनालिसिस और कमेंट्री है इनके कैरेक्टर पे। तीसरा कैरेक्टर जो चौसर डिस्क्राइब करते हैं वो है योमेन का कैरेक्टर। तो योमेन जो है नाइट के सर्वेंट हैं एंड दूसरा कोई सर्वेंट नहीं है, तो योमेन को एज अ सर्वेंट चौसर डिस्क्राइब करते हैं। वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो योमेन है ये नाइट और स्क्वायर के साथ ही आए हैं, ये तीनों एज अ ग्रुप आए हैं, नाइट, स्क्वायर और योमेन। योमेन सर्वेंट है। इन्होंने ग्रीन कोट एंड हुड पहना हुआ है। एक क्या है, ये अपने साथ सेट ऑफ पिकॉक फेदर्ड एरोज अंडर हिज बेल्ट, यानी जो इनकी ड्रेस है उस पर इन्होंने पिकॉक फेदर्ड एरोज ऐसे एरोज को अपने बेल्ट में एडजस्ट कर रखा है और काफ़ी अच्छे से उसे अरेंज कर रखा है। और अपने एरोज का काफ़ी ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी मिस ना हो जाए, नन ऑफ देम मिस देयर टारगेट ड्यू टू बैड फेदर्स, यानी उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं अपने एरोज का, ये जो सर्वेंट है योमेन। और ही होल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग बो इन हिज हैंड, हाथ में धनुष बो है। और इनकी जो हेयर है इस क्लोजली क्रॉप्ड और इनका फेस ब्राउन है, जो ये दिखाता है ब्राउन यानी थोड़ा रंग ढल चुका है इनका, क्योंकि ये बाहर एज अ सर्वेंट हैं तो बाहर काम करते हैं, तो ये थोड़े ढल गया है इनका रंग। और ये वुड क्राफ्ट में स्किल्ड हैं। इन्होंने ब्रेसर भी पहना है, ब्रेसर यानी आर्म गार्ड पहना है। और ऑन हिज आर्म टू प्रोटेक्ट, अपने आर्म पे ब्रेसर पहना है ताकि अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम बो स्ट्रिंग। और लेफ्ट साइड में इन्होंने तलवार स्वॉर्ड ले रखी है और राइट साइड में एलिगेंट वेल डेकोरेटेड डैगर इन्होंने अपने राइट हैंड पे टांग रखा है, जो कि बिल्कुल शार्प और स्पेयर है। यानी दो ऐसे चीज़ों को, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ये वेल डेकोरेटेड डैगर टाइप कुछ इंस्ट्रूमेंट इन्होंने टांग रखा है। तो ये है कैरेक्टर एनालिसिस योमेन का। और ब्राइट सिल्वर मेडल भी पहन रखा है इन्होंने, किसका, सेंट क्रिस्टोफर का, जो कि एक पैट्रॉन सेंट थे ऑफ फॉरेस्टर और आर्टिशन। यानी हम में जैसे हर एक ट्राइब के कुछ भगवान होते हैं, वैसे ही इनमें ये हैं सेंट क्रिस्टोफर, उनका इन्होंने माला टांग रखा है। He carries a hunting horn which is attached to a green solder strap, तो ये भी इन्होंने कर रखा है। आगे चौसर रिज्यूम करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीज़ों को इन्होंने टांगा है, लाइक स्वॉर्ड है, डैगर है एंड ऑल, हो सकता है ही मस्ट बी अ फॉरेस्टर, यानी समवन हु मैनेज फॉरेस्ट एंड हंट। उसके बाद इनकी क्रिटिकल एनालिसिस में इन्होंने बोला है कि नाइट एंड स्क्वायर के बाद ही इज़ अ सेकेंड अटेंडी। और चौसर के टाइम में योमेन वॉज एन असिस्टेंट टू ऑफिशियल, नॉट अ स्मॉल लैंड ऑनर। वी डोंट गेट मेनी डिटेल ऑफ हिज लुक। चौसर को बहुत ज़्यादा डिटेल इनके लुक के बारे में नहीं मिलता है, एक्सेप्ट ये बताया जाता है कि इनकी ब्राउन स्किन है, शॉर्ट हेयर्स हैं एंड ऑल। सो दीज आर अ क्रिटिकल असेसमेंट। आई हैव गिवन यू कैरेक्टर स्केच, इट्स योर ड्यू टू रीड दिस कैरेक्टर क्रिटिकल असेसमेंट सो दैट यू कैन इंक्लूड दिस ऑल इन योर आंसर। और ये देखो जो चीज़ों जैसे बो एंड ऑरो, स्वॉर्ड एंड सिल्ड, ये अपने हाथों में इन्होंने ले रखा था, और डैगर एंड ऑल, इसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। अगला कैरेक्टर है हमारा द प्रायोरेस। तो वो तीन हो गया, कौन कौन, नाइट, स्क्वायर एंड योमेन। अब आ जाते हैं हम अपने प्रायोरेस पे। तो चौसर इन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं, ये एक लेडी कैरेक्टर है, सी इज़ अ नन और बड़ी मॉडेस्ट और सिंपल है। इनका नेम जो है, असल नाम इनका मैडम एलेंटाइन है, और एंड हर ग्रेटेस्ट ओथ वॉज बाय सेंट लॉय। और इनके कैरेक्टरिस्टिक में ये बताया जा रहा है कि ये जो है ना डिवाइन, यानी बड़े अच्छा, इनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, ये बहुत अच्छे गाने गाती हैं, और इनका ये जो टोन है काफ़ी खास है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये बड़ी, मतलब फ्रेंच उस टाइम पे एक बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस लैंग्वेज मानी जाती थी। तो ये जो मैडम एलेंटाइन है, और आप या तो प्रायरेस बोलो, इनकी फ्रेंच काफ़ी एलिगेंट थी, अच्छी से बोलती थी।
बट इन द एक्सेंट ऑफ स्ट्रैटफोर्ड एट द बॉ, नॉट पेरिस। यानी इनकी जो फ्रेंच की एक्सेंट थी वो स्ट्रैटफोर्ड एट द बॉ की है, पेरिस की नहीं। ऐसी एक्सेंट नहीं थी इनकी, काफ़ी अच्छी वाली फ्रेंच की एक्सेंट थी। और देखो इनकी कैरेक्टरिस्टिक, हालांकि इन्हें नन की तरह डिस्क्राइब किया गया कि एक नन है, बट इनकी कैरेक्टरिस्टिक को देख के ऐसा लगता नहीं था। ऐसा लगता था कि ये कहीं बड़े घरों से बिलोंग करती हैं। लाइक इनको फ्रेंच अच्छे से बोलने आती है, ये इनके पास एक्सीलेंट टेबल मैनर्स थे कि किस तरह से बैठ के खाना खाना है, फॉक्स को कैसे उठाना है, स्पून्स को कैसे उठाना है, नॉल। नेवर लेट फूड फॉल फ्रॉम हर लिप्स, कभी भी खाने को अपने होठों से गिराती नहीं थी ये औरत। और कभी भी नेवर वेट हर फिंगर्स इन सॉस, कभी भी सॉस में अपने हाथों को ऐसा गीला नहीं करती थी। टुक फूड केयरफुली, और लाइक खाने को बिल्कुल ढंग से खाती थी। और अपर लिप सो वेल, अपने लाइक खाने के बाद अपने मुंह को बिल्कुल अच्छे से साफ करती थी। और सी वॉज ट्राइंग टू बिहेव लाइक अ लेडी ऑफ द कोर्ट, यानी हालांकि इन्हें नन की तरह डिस्क्राइब कराया गया है, यहीं पे है यहाँ पे क्रिटिकल कमेंट कि लेकिन ये सी वॉज बिहेविंग लाइक अ लेडी ऑफ कोर्ट। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं ऐसा ये बिहेव कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि क्या ये सीख कर रही हैं फॉर एडमायरेशन, यानी लोग इन्हें एडमायर करें और रिस्पेक्ट दें, ऐसा। और ये काफ़ी कंपैशनेट थी एंड वुड क्राई सो मच, मतलब ऐसा कह सकते हैं इमोशनल, सेंसिटिव ऐसी थी। मतलब कोई कोई हल्की चीज़ देख के भी रो देना, लाइक अगर माउस किसी ट्रैप में फंस गया उसे देख के, एनिमल्स के प्रति काफ़ी कंपैशनेट थी। छोटे डॉग्स को अपने साथ रखती थी, उन्हें खिलाना, मीट खिलाना, मिल्क खिलाना, वाइट ब्रेड खिलाना, क्योंकि इन्हें प्यार था एनिमल से। और कोई इनके डॉग्स को हर्ट करता था वो बड़े ही लाइक इन्हें दुख होता था। इनके अपीयरेंस के बारे में एक बार और डिस्क्राइब कर ले, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर विच कैन कम इन योर एग्जाम। तो इनके बारे में मैंने कुछ लाइक इंपॉर्टेंट थिंग्स अलग अलग करके दे दिया कि आपके दिमाग में हो। तो इनके अपीयरेंस में देख लो कि प्लिटेड विम्पल, यानी एक हेड को कवर करके रखती थी बिकॉज शी वॉज अ नन। इनकी नोज़ की शेप काफ़ी अच्छी थी, मतलब दिखने में ये काफ़ी सुंदर थी। ग्रे आईज लाइक ग्लास, स्मॉल सॉफ्ट रेड माउथ, और इनकी जो फोरहेड थी वो ब्रॉड थी, और इनकी फिगर भी काफ़ी अच्छी थी। इनकी क्लोथिंग और ज्वेलरी की देखें तो वेल मेड क्लोक, और ये एक ब्रेसलेट पहनती थी जिसपे ग्रीन डेकोरेशन था, गोल्डन ब्रोच, और उसमें एक लेटर लिखा था ए, और एक फ्रेज लिखा था अमोर विंसिट ओमनिया, और इस फ्रेज का मतलब होता है लव कनकर्स ऑल। ठीक है, तो इनके ब्रेसलेट पे ये जो भी था इनका एक कॉरल बेड, उस पर ये चीज़ लिखी हुई थी लव कनकर्स ऑल। इस पे भी क्रिटिकल कमेंट चौसर ने दिया है कि प्रायरस रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करती हैं पिलग्रिमेज पे मॉन्क और फ्रायर के साथ, जो कि आगे के कैरेक्टर हैं हम पढ़ेंगे। और ये हेड ऑफ कॉन्वेंट है, लेकिन बट नन्स इन चौसर टाइम वर मोस्टली फ्रॉम नोबल फैमिलीज। ये बताते हैं कि इनके टाइम पे जितनी भी नन्स होती थी नोबल फैमिलीज से, शायद इसीलिए इनके पास ये टेबल मैनर्स और इतनी अच्छी एटिकेट्स थी। ठीक है, अगले कैरेक्टर है हमारे मॉन्क। मॉन्क जो है डिस्क्राइब करते हैं चौसर मॉन्क को कि ये हैंडसम है, स्किल्ड हैं, और इन्हें हंटिंग काफ़ी पसंद है। और ये एक आउटराइडर है, जिसका मतलब है कि मोनेस्ट्री के बाहर, यानी हम ऐसा बिलीव करते हैं। देखो जो मॉन्क है, अब हम सोचेंगे कि जो मॉन्क है वो मोनेस्ट्री में बैठा रहे, बिल्कुल पूजा पाठ वाला वैसा रूप, लेकिन चौसर इन्हें काफ़ी उल्टा डिस्क्राइब करते हैं कि ट्रेडिशनल मॉन्क जैसे होते थे जो रिलीजियस स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करते हैं, वैसे ये मॉन्क नहीं है जो इस पिलग्रिमेज पे आए हैं। ही ओन्स बहुत सारे हॉर्सेज हैं इनके पास, और हीज ब्रिडल जिंगल्स लाउडली लाइक अ चैपल बेल्स व्हेन ही राइड, और ही इग्नोर्स। अब देखो ये बताते हैं चौसर कि जो ये मॉन्क है पुराने रूल को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, और ये बताते हैं, ऐसा बिलीव करते हैं कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल थे, काफ़ी आउटडेटेड रूल थे, और इन्हें कोई मतलब नहीं है कि रिलीजियस टेक्स्ट क्या कहता है। मॉन्क शुड नॉट हंट और लीव द क्लॉस्टर, यानी ही डज नॉट केयर अबाउट रिलीजियस टेक्स्ट दैट सेज, जो ये बोलता है, यानी रिलीजियस टेक्स्ट में ये बोला जाता था कि कोई भी मॉन्क को हंटिंग पे नहीं जानी चाहिए और अपने क्लॉस्टर को छोड़ना नहीं चाहिए, बट ये सारी चीज़ों पे ये मानते नहीं थे। वो बोलते थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है और मैं तो फॉलो ही नहीं करता। और पढ़ने के अलावा लाइक हम ऐसा बिलीव करते हैं ना, वो किताबें पढ़ते रहो अगर आप मॉन्क हो, तो ये सब ऐसा कुछ काम नहीं करते थे। ये इंजॉयबल अपने लाइफ को इंजॉय करते थे।
He has a fast greyhound and loves hunting hares, spending freely on his passion. यानी hunting इनका passion था, इन्हें काफ़ी पसंद था. इनकी life काफ़ी luxurious थी, and that is clear from his fine fur-lined sleeves and gold pin set like love knot. मतलब इनके पहनावे से ही पता चलता था कि इनकी life कितनी luxurious है. ये bald यानी टकले थे ये, एंड विद अ साइनी हेड एंड फेस, रोलिंग ब्राइट आइज एंड वेल फीड हेल्दी अपीयरेंस. तो ये पूरे इनके अपीयरेंस के बारे में ये लाइंस बता रही हैं. इनकी बूट्स सॉफ्ट थी और इनके हॉर्स भी काफ़ी वेल मेंटेन थे, एंड ये इनको महंगे खाने, अच्छे रोस्ट स्वैन पसंद थे खाने में. ओवरऑल ये वर्ल्डली थे, वेल्दी मैन थे और काफ़ी फोकस थे, फोकस्ड ऑन प्लेजर पे ये फोकस करते थे, यानी किस चीज़ से इन्हें खुशी मिलती है. ये रिलीजियस डिवोटी इतने इंसान नहीं थे. वैसे ही क्रिटिकल कमेंट यहाँ पे चौसर ने इनके बारे में भी दिया है, तो यू पीपल हैव टू रीड दिस नाउ. चलो भी ये पूरा क्रिटिकल कमेंट है कि किस तरह से जो मॉन्क है वो अवॉइड करते हैं रिलीजियस ड्यूटी को, जैसे स्टडी, प्रेयर, फास्टिंग एंड हार्ड लेबर, और वो अपने लाइफ को एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करते हैं. उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पे, द फ्रायर. सी आई एम नॉट रीडिंग दोज क्रिटिकल असेसमेंट बिकॉज वो सेम चीज़ें हैं, बस डीपली उसमें बताया गया है. तो आपकी ड्यूटी है कि आप PDF देखो और उसे पढ़ो, क्योंकि फिर अगर मैं वो पढ़ने लगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी. अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पे, विच इज़ फ्रायर. तो इन्हें डिस्क्राइब करा गया है एज अ मैरी प्लेफुल मैन, जो कि मेंबर है इसी रिलीजियस ऑर्डर का. मतलब इन तीनों को आप साथ रखो, जो हमने प्रायरस पढ़ा, मॉन्क एंड प्रायर. और ये स्किल्ड फ्लैटरिंग स्पीच, यानी लाइक कोई ऐसा इंसान नहीं होता है कि काफ़ी ऐसा स्पीच दे जो लोगों को फ्लैटर कर सके, तो वैसा ये इंसान है. इनकी स्पीच काफ़ी फ्लैटरिंग है, एंड ही इज़ अ वेल लाइक बाय अ वेल्दी एंड अ वुमन, यानी जो अमीर लोग हैं और जो औरतें हैं इन्हें काफ़ी पसंद करती हैं. ही हियर कन्फेशन एंड गिव ईजी पेनेंसेस स्पेशली व्हेन ही नोज ही विल गेट डोनेशन. यानी लोग जो है ना इनके पास आते हैं, ऐसे कोई नहीं होता है कि जो बाबाज होते हैं कि आप ये करो मैं ये करूँगा, मतलब वैसा काइंड इनका कैरेक्टर चौसर ने डिस्क्राइब करा है कि इन्हें कोई डोनेशन दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो फिर वो काम बड़े अच्छे से ये करते हैं. हिज हुड इज़ फिल्ड विथ गिफ्ट्स लाइक, मतलब इनकी जो कपड़े की हुड है वो काफ़ी गिफ्ट से भरी हुई है, लाइक पिन्स, एंड उसमें नाइव्स हैं फॉर वुमेन. एंड ये एक अच्छे सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, और इन्हें सिंगिंग बैलड्स काफ़ी इंजॉय करते हैं. ये इनकी अपीयरेंस को डिस्क्राइब करा गया है एज अ स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव एंड वाइट नेक लाइक लिली. And he frequently visits taverns and knows innkeepers and barmaids better than poor. तो टैवर्न्स ये जगह है, यहाँ पे ये फ्रिक्वेंटली विज़िट करते रहते हैं, और जो यानी जो इन के कीपर्स हैं और जो बारमेड्स हैं ये गरीबों से भी ज़्यादा उन्हें जानते हैं. और क्या है कि ये ना जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें काफ़ी अवॉइड करते हैं. ये पुअर्स को ये ध्यान ही नहीं देते. ऐसा बताया गया कि ये बड़े लोगों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे क्योंकि इनका करप्ट वाला कैरेक्टर चौसर ने डिस्क्राइब किया है कि पैसों पे इन्हें ध्यान होता है, इसीलिए ये रिच लोगों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. ये काफ़ी गुड बेगर भी हम इन्हें मान सकते हैं, इवन गेटिंग मनी फ्रॉम पुअर विडोज़, यानी गरीबों लोगों को भी बहला फुसला के अपने फ्लैटरिंग स्पीच से ये पैसे ले लेते हैं. ये ट्रूली वर्चुअस नहीं है, ये ज़्यादा पैसे बेगिंग से मतलब ले लेते हैं. एंड ही एब्जॉल्व सिंस इन एक्सचेंज फॉर मनी विच वॉज कॉमन इन हिज टाइम. ही एब्जॉल्व सिंस, यानी ऐसा बोल के कि मैं आपके पापों को ख़त्म कर दूंगा, आप मुझे पैसे दो और मैं आपके जितने भी आपने पाप किया है मैं भगवान से बोल के उसे ख़त्म कर दूंगा. तो ऐसी कैरेक्टर थी इनकी. तो चौसर ने कहीं ना कहीं आयरनी को यूज़ करा है इस कैरेक्टर को दिखाने के लिए. उस टाइम पे ये सारी चीज़ें चर्च वगैरह में प्रिवलेंट थी, तो उसे ही दिखाया है. जो फ्रायर का प्रैक्टिस है करप्शन का, उसे एक्सपोज किया है चौसर ने, जो रिलीजियस सिस्टम में थी, फ्रायर के कैरेक्टर के थ्रू उसे एक्सपोज किया है. और वो फ्रायर के फ्लॉज और हिपोक्रेसी को दिखाते हैं चौसर, लेकिन तारीफ भी करते हैं. बाय हिज ट्विंकलिंग आइज ऑफ फ्रायर सिंबलाइंग हिज डिसेप्टिव चार्म, यानी उसके आंखों में वो जो उसका मकसद छुपा हुआ है उसे दिखाते हैं. उसके बाद इन्होंने इसमें भी क्रिटिकल कमेंट दिया है कि किस तरह से फ्रायर के कैरेक्टर के थ्रू जो चौसर हैं वो वर्ल्डली एंड करप्ट वाला चीज़ दिखाते हैं कि किस तरह से ये रेलेवेंट है. ये लोगों को बहला फुसला के उनसे पैसे लूटना
लूटना चाहते हैं, और रिलीजियस करप्शन कितना बढ़ चुका है, हिपोक्रेसी जिसे दोगलापन कहते हैं। तो फ्रायर के कैरेक्टर के थ्रू, उसके रोल के थ्रू जो चौसर हैं वो दिखाते हैं कि डिस्पाइट हिज, वो एक रिलीजियस फिगर है, लोगों को बोल रहा है कि मैं आपके सिंस को ख़त्म कर दूंगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़, उसे डिसऑनेस्ट दिखाया गया कि ही इज़ अ रिलीजियस बट ये डिसऑनेस्ट है, मैनिपुलेटिव है, स्पेशली हिज हैंडलिंग्स ऑफ कन्फेशन एंड एब्सोल्यूशन फॉर मनी, लैक ऑफ सिंपैथी। यानी चौसर ने फ्रायर को बिल्कुल सिंपथाइज नहीं करा है, इसे काफ़ी नेगेटिव फिगर बना दिया है पूरे स्टोरी में कि ही इज़ अ नॉट अ गुड कैरेक्टर। सोशल ऑर्डर को भी क्रिटिक किया है चौसर ने, हाईलाइट करते हैं कि उस टाइम पे क्या क्या फ्लॉज थे पूरे रिलीजियस सिस्टम में, और ह्यूमनाइजिंग टच, यानी उसके फ्लॉज के अलावा चौसर ने कहीं ना कहीं उसकी तारीफ भी करी है, कुछ क्वालिटीज़ बता के, जैसे ट्विंकलिंग आइज एंड ऑल। तो ये था क्रिटिकल असेसमेंट। मर्चेंट आपका दूसरा कैरेक्टर है, इन्हें देख लेते हैं। तो ही हैज़ अ फॉग्ड बियर्ड, और अलग अलग रंगों के कपड़े ये पहनते हैं और बड़े ही प्राउडली घोड़े पे बैठते हैं, और फ्लेमिश वीवर हैट, मतलब एक तरह का हैट ये पहनते हैं जो कि काफ़ी नीटली बकल्ड है बूट से, और कॉन्फिडेंटली बोलते हैं अपने प्रॉफिट्स के बारे में कि मैं एक मर्चेंट हूँ और मुझे इतने प्रॉफिट्स हुए हैं, और हमेशा कंसर्न्ड रहते हैं विद गार्डिंग द सी रूट बिटवीन मिडलबोरो एंड ऑरवेल। तो ये एक चीज़ बताई गई है इनके बारे में। फॉरेन एक्सचेंज और मनी को लेके ये काफ़ी एक्सपर्ट हैं, स्किल्ड है उसमें। चौसर इन्हें वर्दी मैन बोलते हैं, बट दिस डज नॉट मीन ही इज़ मॉरली गुड, यानी वर्दी मैन तो है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉरली गुड हैं। चौसर ये बताते हैं इनके बारे में, यानी जो वर्ड वर्दी है चौसर ने इसे सार्कास्टिकली यूज़ किया है, यानी टॉन्ट देते हुए, हिंट करते हुए कि ये डिसऑनेस्टी दिखाती है इनकी। चौसर डज नॉट गिव हिम नेम इम्प्लाइंग इनडिफरेंसेस और कॉन्टेम्प्ट फॉर द मर्चेंट क्लास, यानी चौसर कहीं ना कहीं उस टाइम के मर्चेंट को सटायर कर रहे हैं इस फिगर के थ्रू, और बताते हैं कि जो मर्चेंट होते हैं 14th सेंचुरी में, द मर्चेंट कंट्रोल वेल्थ वर इन्फ्लुएंस्ड इन द सोसाइटी, कि किस तरह से ये लोग वेल्थ को कंट्रोल करते थे। द कैरेक्टर ऑफ मर्चेंट उसके थ्रू डिस्क्राइब कर रहे हैं चौसर, एंड हीज कैरेक्टर इज डिस्क्राइब एज बीइंग एंग्शियस अबाउट ट्रेड, काफ़ी ट्रेड को लेके एंशियस रहना ऐसा दिखाया गया है। थ्रेट ऑफ इन्वेजन, यानी कहीं लूटपाट ना हो जाए इस चीज़ को लेके, एंड ही स्पेक्यूलेट्स इन फॉरेन एक्सचेंज एंड सेल्स फ्रेंच क्राउन्स फॉर प्रॉफिट, यानी बिल्कुल जो मर्चेंट की कैरेक्टर है ऐसे दिखा रहा है कि उस टाइम पे कैसे लोग चीज़ों को बेच देना और अपने फ़ायदे को देखना, ये चीज़ें सब डिस्क्राइब कर रहे हैं चौसर। जो मर्चेंट है, ही हाइड्स द फैक्ट दैट ही इज़ इन डेब्ट एंड लिव्स अ लग्जरियस डिस्पाइट इट, ये भी दिखा रहे हैं कि बड़े ही बस वो तारीफ़ करता रहता है कि मेरे पास इतनी प्रॉफिट है, ये है वो है, बट वो है डेब्ट में है वो आदमी मर्चेंट। और ही इज़ इंगेज इन मनी लैंडिंग, चार्जिंग मोर देन ही लेंड्स विच इज़ कंसिडर्ड डिसऑनेस्ट, यानी पैसे ज़्यादा लेता है, मतलब इनकी जितनी दाम नहीं होती उससे ज़्यादा लेते हैं, जो कि डिसऑनेस्टी दिखाता है। साथ ही साथ अगेन यहाँ पे क्रिटिकल कमेंट दिया है चौसर ने कि उसके ग्रीड को, कि कितना लालची है, कितना डिसऑनेस्ट है मर्चेंट, लोगों के साथ जो गरीब लोग हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है, उनके साथ ये बुरा कर रहा है। और चौसर जो है यूजेस द मर्चेंट टू हाईलाइट द ग्रोइंग ग्रीड, यानी मर्चेंट के कैरेक्टर के थ्रू जो चौसर है वो दिखा रहे हैं कि कैसे 14th सेंचुरी इंग्लैंड में जो मेटेरियलिज्म है, जो ग्रीड है, वो कैसे बढ़ रहा था। ठीक है, मर्चेंट डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस जैसे हाइडिंग डेब्ट, अपने डेब्ट को छुपाना कि मैं कर्ज में हूँ, और अपने लग्जरी लाइफ को दिखाना, ये सारी चीज़ें के थ्रू वो 14th सेंचुरी के हिडन ट्रुथ को दिखा रहे हैं चौसर। नेक्स्ट कैरेक्टर जो चौसर अपने जो नेक्स्ट पिलग्रिम्स हैं वो है क्लर्क। क्लर्क ऑक्सफोर्ड से हैं और ये लॉजिक, ही इज स्टडिंग लॉजिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इनके साथ भी एक हॉर्स है जो कि काफ़ी पतला है, कमज़ोर दिखता है, बिकॉज हीज हॉर्स इज़ वेरी थिन, और ये भी काफ़ी वीक हैं क्योंकि ये खुद पे उतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इनकी कोट पुरानी है क्योंकि बहुत टाइम तक ये पहन रहे हैं, हर बार यही पहनते हैं, और ये ज़्यादातर पैसा अपने किताबों पे खर्च करना चाहते हैं, ना कि कपड़ों पे, क्योंकि इन्हें किताबें बहुत पसंद हैं और नई चीज़ें सीखना पसंद है, लर्निंग मोर थिंग्स लाइक फैंसी क्लॉथ्स और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट।
और ये मोस्ट ऑफ द टाइम एंड ऑल ऑफ हिज मनीज अपने पैसे पे उड़ाते हैं और बहुत कम पैसा दूसरी चीज़ों पे उड़ाते हैं। ये उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन्हें पे करते हैं इनके एजुकेशन के लिए, और ये काफ़ी फोकस्ड हैं अपनी स्टडीज़ पे। और एज अ इंट्रोवर्ट काइंड पर्सनालिटी नहीं होती, चुप है, पढ़ रहा है, अपने में ही गुम है, वैसे हैं क्लर्क। और रिस्पेक्टेबल भी हैं और ही स्पीक्स वाइजली, जब ज़रूरत है तभी बोलना, फालतू नहीं बोलना। और पढ़ना और दूसरों को सिखाना दोनों ही पसंद है। इस पर क्रिटिकल असेसमेंट दिया गया कि क्लर्क को रिप्रेजेंट किया गया एज अ आइडियल स्कॉलर जो कि डिवोटेड है पूरे अपने नॉलेज की तरफ। इसे हम्बल पोर्ट्रे करा है चौसर ने। चौसर ने कहीं ना कहीं क्लर्क के जेन्युइननेस को एडमायर किया है, क्लर्क के सिंप्लिसिटी को एंड फोकस ऑन एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को इन्होंने एडमायर किया है। एंड clerk's simplicity and focus on education and highlight the importance of intellectual pursuit in a society। यानी इस कैरेक्टर के थ्रू क्लर्क ने पढ़ाई लिखाई की चीज़ों को इम्पॉर्टेंस दी है कि कितना इम्पॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअल परसूट। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी हमने इतने कैरेक्टर्स कर लिए, आगे बहुत से कैरेक्टर्स बाकी हैं लाइक वाइफ ऑफ बैथ और जो भी हमने ऊपर गाइल्स मैन एंड ऑल पढ़ा। तो अगली वीडियो में आई विल ब्रिंग दैट, क्योंकि अभी मैं इसमें पढ़ाने लगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। एंड ऑल्सो सी मेकिंग द PDF एंड मेकिंग द नोट्स इज़ लाइक अ हार्डेस्ट टास्क फॉर मी। पढ़ाना तो फिर भी ईजी है, सो इसलिए आई नीड मोटिवेशन। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस लिंक ऑफ video in your unofficial group and also with your friends. And if you like or dislike anything about this video, please let me know in the comment section, and thank you for watching.